फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। कुछ टॉपिक्स अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं, तो वो वीडियो आप देख लो पहले, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि उसमें बेसिक्स था, बायोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, इन सब का बेसिक था, ठीक है। अब अपन थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। बाकी 2 टॉपिक्स अपन ने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। अब पढ़ने वाले मेटाबॉलिज्म क्या है। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म भी एक टॉपिक है, एक क्राइटेरिया जिससे अपन बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, ठीक है। केमिकली इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज केमिकल बिलोंग्स टू द different size function classes that are constantly changing and converting to form other biomolecule। देखो केमिकल्स के अलग अलग साइज होता है, फंक्शन होता है, मतलब सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। कोई किसी चीज के लिए काम आता है, कोई कुछ बनाने के लिए काम आता है, और यही केमिकल जो है किसकी फॉर्म ले लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सभी केमिकल रिएक्शन का जो सम है सभी केमिकल रिएक्शन का, वो इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। मतलब सारी केमिकल रिएक्शन किस में आ जाती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में आ जाती हैं, ठीक है। और इस सारी चीजों को ही क्या कहा गया है, इन सभी चीजों को ही कहा गया है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब इस टर्म को द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कलेक्टिव टर्म एज मेटाबॉलिज्म। मतलब सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस आई है उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहा गया है, ठीक है। इट फॉल्स इन 2 कैटेगरीज। अब इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये इसी के पार्ट से मेटाबॉलिज्म के, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। द सिंथेसिस ऑफ एनी कंपाउंड। सिंथेसिस का मतलब बनना, किसी भी कंपाउंड का बनना, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इससे फूड बनता है, ऐसे ही एनाबॉलिज्म है, इसको एनाबॉलिज्म को कहा गया है द सिंथेसिस ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड का बनना ही क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड। देखो इसमें तो कोई कंपाउंड बन रहा है और इसमें कोई कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है, ये डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन होता है, उसका फोटोसिंथेसिस था, तो इसका सिंपल सी प्रॉब्लम, मतलब सिंपल सी फॉर्म भी क्या है इसकी, सिंथेसिस ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, अपने मेटाबॉलिज्म के। मैं इनको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ आपको, एक बार इसका एग्जांपल की तरह देख लो इसको। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म, ये है अपना कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे अपन कहीं शादी में गए, वहां पर अपन कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो भी चीजें होती हैं अपन चटपटा ज्यादा खा लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जैसे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो बाद में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ब्रेकडाउन होकर क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। ये फॉर्म ही क्या कहलाती है, ये फॉर्म कहलाती है अपनी कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म क्या कहलाता है, जैसे ये, ठीक है, ये अपना ग्लूकोज बन गया फिर से, और ये लीवर में ऐड हो गया, तो ये लीवर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। लीवर में ग्लाइकोजन है, ये लीवर में एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब फूड को ये एब्जॉर्ब यही करता है, लीवर करता है, और एक कौन करता है, फैटी वॉल्स। मतलब फैट जिन वॉल्स में फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, उन वॉल्स में। ये सिंपल सी फॉर्म थी कि किसी फूड का बनना, किसी कंपाउंड का बनना अपना एनाबॉलिज्म कहलाएगा, और किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना अपना कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा ये। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब चेंजेस। जैसे टेम्परेचर में चेंज आता है तो अपन लोग उसको क्या कर पाते हैं, मतलब अपन उसको पता लगा पाते हैं कि अब गर्मी है, अब सर्दी है, ठीक है ना। तो ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलीज में आते हैं, चेंजेस में आते हैं, ठीक है। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इज द पोटेंशियल टू सेंस द एनवायरमेंटल और सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब ये एक फीचर है जो कि पता लगा सकता है कि अपने एक्सटर्नल मतलब क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको पता लगा सकता है। टेम्परेचर, सन की किरणें, ये सब अपने ऊपर आती है तो अपन फील कर पाते हैं कि नहीं। तो ये सब ये है ना बता पाता है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली कहते हैं,
एनवायरमेंटल स्टिम्युल्स कैन बी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। एनवायरमेंटल स्टिम्युल्स कैसे भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव पार्टिकुलर सेंस ऑर्गन। लिविंग थिंग्स के पास एक पार्टिकुलर सेंस ऑर्गन होता है। अपने 5 सेंस ऑर्गन है, कौन से ईयर आईज, ये सब अपने फाइव सेंस ऑर्गन है जिससे अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है, सेंस कर पाते हैं। इट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर, लाइट, अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। ये वाटर में अपन मतलब किस किस में रिस्पॉन्स करते हैं, किस किस में रिस्पॉन्स करा पाते हैं, वाटर में, टेम्परेचर में, लाइट में, अदर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये मतलब चेंजेस को पता लगा पाते हैं, उनको एक्सटर्नल स्टिमुली कहा जाता है। जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, वो अपने लीव्स को रिस्पॉन्स कराता है, अगर अपन उसको टच करेंगे तो वो बंद हो जाती है सारी पत्तियां, तो वो रिस्पॉन्स करा रहा है, ठीक है। However, it is complicated to defining living in case of human beings. ये बहुत मुश्किल है, मतलब इसको पूरा नहीं बताया गया कि लिविंग को ह्यूमन बीइंग के केस में अपन डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे कोई पर्सन कोमा में है, ठीक है, तो वो है तो लिविंग ही, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करा पा रहा क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो कोमा में है वो। अब जैसे उसके हार्ट्स और लंग्स इनमें है ना कुछ मशीन्स लगाई दी जाती हैं जिससे वो थोड़ा वर्क करते हैं अंदर, ठीक है। तो ये सब अपन को रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुली में बताया गया। तो ये आज तक क्वेश्चन ही रह गया है कि लिविंग ह्यूमन बींग्स लिविंग और नॉन लिविंग्स में है कि नहीं है, ये सब इसमें आज क्वेश्चन ही रह गया है, ठीक है। आज तक कोई इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी का। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है। तो बायो मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नताएं, ठीक है। मतलब लिविंग की भिन्नताएं कितनी, मतलब कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी अपने पूरे भारत में है या पूरे अर्थ पे है, ठीक है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक्साइटिंग ऑन द अर्थ। अब एक प्रकार की डाइवर्सिटी तो है नहीं पूरे अर्थ पे, हर प्रकार के जानवर के अलग अलग अपने अपने स्पीसीज होती है, ठीक है। मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। अर्थ पे है ना ये बैलेंस रखती है, हर एक एनिमल जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जैसे ग्रास ऑफर है वो घास पे डिपेंड रहता है, वो ग्रास खाता है, ऐसे ग्रास ऑफर को फिर कोई और खाता है, ऐसे एक दूसरे पे ये दोनों ये सारे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। अगर एक भी हट जाएगा ना इनमें से तो पूरी ये जो इसकी साइकिल है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बिल्डिंग है, उसकी अगर अपन एक ईंट नीचे से हटा दे तो पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी ना। पर अगर अपन उसी ईंट को ऊपर से हटाएं तो वो मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना नीचे वाली ईंट को हटाने में फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसे इसमें है, अगर एक भी इसमें से कोई भी पार्ट उसका हट जाएगा तो इसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है, जिससे इनकी बैलेंस जो है नहीं बन पाएगा। इसलिए ये बहुत मेन होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है अर्थ पे। प्रिवेंटिंग स्पेसीज एक्सटिंक्शन इज वन वे टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को सेव करने, क्योंकि ये आजकल है ना खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्शन में आ चुके हैं, तो उन स्पेसीज को प्रिजर्व करना ही बायोडाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। अगर अपन इनको देखो, बहुत से स्पीसीज होते हैं जिनको अपन प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, कुछ होते हैं जिनको अपन प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब जैसे देखो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ओशियन में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मोस्ट डाइवर्सिटी मतलब क्या कह सकते हैं, या फिर हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, अपनी ओशियन में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अमेजन फॉरेस्ट में, इधर पाई जाती है डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है, आर्थ्रोपोडा नाम का एक वो होता है, इंसेक्ट होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो ऐसे मतलब तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। अब फर्स्ट बात आती है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर होता है किसी इंसेक्ट, किसी एनिमल्स को नाम देना, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, नामकरण करना, ठीक है। एंड आइडेंटिफिकेशन, उसका पता लगाना, ठीक है, कौन सा एनिमल है ऐसे पता लगाना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज दैट द नेम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना, ठीक है, जिस वही पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक सेम नाम देना जो कि पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाने,
ठीक है ना, उसको ही क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर, नामकरण करना, ठीक है ना। अब सबसे मेन अपन नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना ही क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। द स्पेसीज टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग इंडिकेटेड बाय द टू वर्ड्स, तो कोई भी स्पेसीज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करता है और इंडिकेट किया जाता है टू वर्ड्स से, किस किस से, जीनस और स्पेसीज, ठीक है। किस किस से किया जाता है, जीनस और स्पेसीज से। विच आर, ये जो है ना एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ, रुको। आइडेंटिफिकेशन, आप उनका पता कैसे लगाएं, डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो उसका नाम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन वी कैन नॉट कैरी आउट द नोमेनक्लेचर। बिना पहले तो पता लगाना पड़ेगा कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद ही अपन उसका नामकरण कर सकते हैं कि इसी सेम एनिमल को अपन पूरे वर्ल्ड में जो है सेम नाम से अपन जानेंगे, ठीक है। मैं एक बार इसको बताती हूँ, आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको, एक मिनट। जैसे ह्यूमंस को बोलते हैं होमो सैपियंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो होमो मतलब होता है जीनस, क्या होता है, जीनस। और सैपियंस मतलब होता है स्पेसीज, क्या होता है, स्पेसीज, ठीक है। जीनस मतलब होता है वंश, किस वंश का है वो, ठीक है। और स्पेसीज मतलब प्रजाति, क्या होता है, प्रजाति, ठीक है। जैसे मैंगो है, मैंगो को अपन जैसे दुशहरी आम है, ऐसे अपन अलग अलग नाम दे रखे हैं, पर है तो मैंगो ही, पर उसको अपन ने कईयों को जैसे एक तो अलग मतलब सभी, जैसे एक तो सभी इस पे एक ही वंश के हैं, जैसे मैंगो सारे एक में ही आ रहे हैं, बट जैसे मैग्नी इंडिका ये बोला जाता है मैंगो को, ठीक है। क्या बोला जाता है, मैग्नी इंडिका, ठीक है। अब मैग्नी जो है वो तो किस में है, वो तो मैंगो का है, पर इंडिका जो है वो अलग प्रजाति है, अलग स्पेसीज है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इनको लैटिन वर्ड्स में रखा जाता है। बायो में है ना, बायो में वो साइंस में ज़्यादातर लैटिन वर्ड्स निकालते हैं ताकि उसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है ना। ऐसे ही ये जीनस स्पेसीज इनके मेन वर्ड्स हैं जिनको अपन अच्छे से पढ़ने के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण जरूरी क्यों है वो बताना है। एक कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग इज एसेंशियल सो दैट इट मेक इट वाइडली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर। एक कॉमन नेम रखना पड़ता है जिससे ये है ना पूरी साल मतलब पूरे वर्ल्ड में है ना एक ही नाम से जाना जाए, एक कॉमन नेम से जो है जाना जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जरूरी है। दिस हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्डाइजेशन इज नेमिंग लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का नाम रखने में ये एक ग्रेट है, बहुत अच्छा है, हेल्प करता है ये। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसको मेंटेन रखने में कि ये लिविंग थिंग इस नाम से जाना जाएगा, सभी स्पीसीज इस नाम पे आएंगी, ठीक है, ये सब जाना जाता है। तो लास्ट लाइन ये जरूर देख लो, सनी एजुकेशन हब माय चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।